सरल शब्दों में बताइएगा। एक बयान आया, संसद तुम्हारी सड़क हमारी, वो धमकी नहीं थी? वो धमकी नहीं है? देखिए एक चीज मैं बताता हूं आपको, जो जिस तरह से जो है नहीं सर, मेरा बहुत सिंपल सा आपसे सवाल है, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं। अगर कोई कोर्ट में जा रहा है अपनी बात के लिए, अपने मौलिक अधिकार के लिए, तो आप बोलते हैं कि वो वहां पर धमकी है। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है, चक्का जाम कर देंगे, ये कर, तो वो धमकी नहीं है? चक्का जाम करना और जो है कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुली करना कोई गैर कानूनी है? ये तो गैर कानूनी नहीं है। तो वो धमकी नहीं है कि संसद तुम्हारी सड़क हमारी? उसके बाद में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर जिस तरह से जो है कहते हैं लोअर कोर्ट जो है एक्शन ले रही है, जिस तरह से लोअर कोर्ट ने जो है जल्दबाजी में जो है ऑर्डर पास किए हैं संबल के अंदर, उससे तो यही लगता है कि हमें जो है अब, पहले तो पुलिस वालों से डर लगता था, अब जो है न्यायालयों से भी डरने लगे हम। ओके, एक बहुत छोटा सा सवाल, फिर मैं अमितोष जी के पास आ रहा हूं। अगर आपने कहा बहुत जल्दी में फैसला लिया, अगर लोअर कोर्ट की तरफ से उसी दिन ये फैसला हो जाता कि नहीं होगा सर्वे, तब आप क्या ये कहते कि बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया? थोड़ा सा रुक के लेते। देखिए, अरे प्रोविजन है ना सर, जो प्रोविजन है, प्रोविजन यह है कि अगर देयर इज इमरजेंसी, 500 साल से तो कुछ ना बोले आप। अब जो है एक ही दिन के अंदर आपने जाके ऑर्डर पास कर दिया, सर्वे करा दिया, दूसरे दिन जाके दंगे करवा। तो पॉइंट ये है, अब अमितोष जी बताइए, अमितोष जी बताइए कि 500 साल से तो कुछ नहीं बोला कोई, और अब अचानक से सब लोगों को मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई दे रहा है, जगह जगह खुदाई की बात कर रहे हैं, क्यों? लीगल फ्रॉड की तरह से जो है लेना चाहते हो, लीगल फ्रॉड। हाँ, लीगल फ्रॉड। ओके अमितोष जी बोलिए, आपका वक्त। हिमांशु, हाँ धन्यवाद हिमांशु। और मेरी एक आपसे निवेदन है कि जब मैं बोलूं तो स्यूडो एडवोकेट्स और रेडिकल विचारधारा वाले लोग कई बार चुप होकर सुन ले, उसके बाद अपनी विचारधारा को यहाँ फैला। बोलिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इस देश के अंदर में जब सेक्युलरिज्म आया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, तब तो कोई डिबेट हुई नहीं थी, और भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष देश कभी था ही नहीं, हर जना साथ पहले से रह रहा था, तो एक इमरजेंसी लगा के विदाउट डिबेट एक सेक्युलरिज्म शब्द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ला दिया गया। अब आप देखिए कि भारत के अंदर में 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, 92 के अंदर में राम जन्मभूमि एक्सेप्शन आया, और उसके बाद में डिबेट हुई। और कौन लेके आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? ये आप देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रपोजल आया बिल, और उस बिल को चैलेंज करा गया था। उस बिल को पूरी हुई, सारे हिंदू भाई तो थे हमारे। फैक्ट के साथ आएंगे, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ला दिया गया। थोड़ा सा रुकिए कामराज जी, फैक्ट के साथ पहले कहा था। नहीं, बोलिए। पढ़े लिखे लोग जब बात करते हैं तो आप बीच में बोल के खराब करते हैं। अरे पढ़े लिखे हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड है। अब देखिए 1950, मैं आपको एक नैरेटिव बताता हूँ इस देश। हाँ बोलिए। इस देश का नैरेटिव बताता हूँ कि किस तरह से इस देश के अंदर में सेक्युलरिज्म को यूज करते हुए लगातार हिंदू को दबाया गया। आज हिंदू बोलने लगा है तो उसको लिमिटेशन के अंदर में दायरे में ला दिया गया। 1950 इन्हें क्या 25, 28, 30 1951 में हिंदू राइट्स ला दिए गए, कामराज मलिक साहब 1956 में हिंदू कोर्ट ला दिए गए, 1976 एक मिनट, वो हिंदू नहीं थे कामराज मलिक साहब, एक ब्रदर थे। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक मिनट कामराज मलिक साहब जो सुकून चाहते हैं, सुनिए ना, कामराज हिंदू भाई थे, कामराज मलिक साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा कामराज मलिक साहब एक बात प्लीज, उनको एक मिनट सभी लोग शांत रहिएगा। हाँ उनको क्या, उन पार्लियामेंटरियंस को क्या कहना चाह रहे हो आप? अच्छा एक कामराज मलिक साहब सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप शायद बहुत बार मेरे साथ में चर्चा में, डिबेट में नहीं बैठे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी मेहमान हैं वो अपनी बात अच्छे से रखें और सबकी सुने भी बहुत अच्छे से। तो प्लीज सभी को बोलने का एक बार मौका दीजिए, फिर अगर आपको कोई आपत्ति होगी, ऑब्जेक्शन होगा, आपको पूरा वक्त दूंगा मैं। यहां पर बाकियों की तरह नहीं होता कि सिर्फ बहस, यहां पर पॉइंट टू पॉइंट बात भी होगी। प्लीज अमितोष जी कंप्लीट करें। धन्यवाद हिमांशु। 12 जुलाई 1991 में स्टेप्स फॉर मेंटेनिंग स्टेटस को ऑफ रिलीजियस श्राइन्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947 एक रिजोल्यूशन लाया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, किसके द्वारा मूव करा गया? ज़ैनुल अलाउद्दीन के द्वारा। कौन थे ये थे कम्युनिस्ट पार्टी से आने वाले। और जब ये मूव करा गया था उसी के दौरान प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला दिया गया। अब जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 में ला तो 95 में वक्फ लिया है। और क्यों लेके आए, मैं क्रोनोलॉजी बताता हूं, बीच में इंटरफेयर करा इसलिए वो रह गई। 1950 में आर्टिकल 25, 28, 30 लाया गया।
रिलीजियस के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 51 में हिंदू राइट चैरिटेबल एंडोलमेंट एक्ट ला दिया, जिसमें मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में डाल दिया गया। 1976 में सेक्युलर ला दिया, जैसे मैंने कहा 42nd अमेंडमेंट लाते हुए। 91 में पूजा स्थल एक्ट, जिसको हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, उसको ला दिया गया। 92 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट ला दिया गया। 95 में वक्फ एक्ट ला दिया गया। अब देखिए हिमांशु, एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, जब हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब ये क्या है, एक मिनट प्लीज, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कामरान मलिक साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे क्या ये सेंसिबल भाषा है, अब आप ये कह रहे हैं तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है क्या? ये कौन सी भाषा है? देखिए ऐसा आप तो अच्छे बहुत पढ़े लिखे, ऐसा है, ये जो शब्द यूज कर रहे हैं ना, क्या गलत शब्द था? क्या गलत शब्द था? ये तो पूरा जो है, अब आप ये कह रहे हैं कि उनके बाप का हिंदुस्तान है क्या? ये किसी के बाप का है क्या? हाँ, ये सबके बाप का है? हमारा बाप का भी है, हिंदुस्तान हमारा है, उन पार्लियामेंटेरियन का भी है जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए मलिक साहब। ये जो बैठे हुए हैं मेरे ब्रदर, ये जो है कहते हैं हिंदुस्तान को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसमें आजादी में हमारा हाथ है। आजादी मैं आपका कोई भाई नहीं हूं। हिमांशु, अगर इस तरह से डिबेट को डिटेल करेंगे तो फिर मैं अपने पॉइंट से मिसयूज हो जाऊंगा, फिर बात हो नहीं पाएगी। ओके, ठीक है, चुप कराया जाए। बहुत सही, बहुत सही, एक मिनट, ठीक है। ये मलिक साहब, हर चीज प्लीज, मलिक साहब, क्या आप चाहते हैं सही तरीके से डिस्कशन हो? मलिक साहब, अगर आप मेरी डिबेट ऐसे ही बर्बाद करेंगे तो माफी के साथ मेरे को कहना पड़ेगा, आपका ऑडियो मेरे को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आपकी बात सुनी ना। लेकिन आप अगर किसी से गलत तरीके से बोलेंगे तो वो गलत होगा। प्लीज समझिए, वक्त दीजिए। उन्होंने अपनी बात रखी। सैयद जवाद भाई, अमितोष जी मैं आ रहा हूं क्योंकि दो लोग हैं, उनसे भी जल्दी से कमेंट ले लेता हूं मैं। सैयद जवाद भाई, ये जो मामला उठ रहा है, आज एक बहुत अहम सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष का स्पष्ट कहना है कि वर्शिप एक्ट से न्याय पाने के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और इसीलिए इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होने चाहिए। आप इसके समर्थन में, विरोध में? बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई, आपका वक्त देने के लिए। और लगभग 25 मिनट से मैं सुन रहा हूं बहस को। और आपका जो आज टाइटल है ना कि हिंदुओं की आस्था का क्या होगा, तो आपको सिर्फ हिंदुओं को फिक्र है, माफ करिएगा, देश की फिक्र नहीं, ना आपको संविधान की फिक्र है। जो आपने टाइटल चलाया है बहुत आपत्तिजनक। अच्छा। मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। नहीं, ठीक है। और इस देश में सभी की आस्था का, इस देश में सभी की आस्था का सम्मान होना चाहिए, और होता आया और आगे भी मैं दुआ ये करता हूं ऊपर वाले से कि होता रहेगा। फिर आपने दूसरा कहा कि अश्वनी उपाध्याय साहब, आपका वक्त बहुत कीमती, आप अरे हम लोग क्या वेले हैं? नहीं, सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जाना था, इसीलिए मैंने शुरुआत में वक्त दिया। और आप जानते हैं कि वक्त में किसी के साथ में अन्याय नहीं करता हूं। मैं सुनिए हिमांशु भाई, मुझे अपनी दुख और पीड़ा तो कहने दीजिए, बहुत बढ़िया, तो इजाजत है ना हिंदुस्तान भाई। हाँ बोलिए। शुक्रिया आपका। दूसरी चीज, वर्शिप एक्ट जब लेकर के आया गया तो कामरान मलिक साहब ने, ठीक है वो कभी कभार तीखा बोलते हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी, जब भी कोई कानून बनाया जाता है किसी भी देश में तो सबसे पहले उसकी नियत और मंशा समझी जाती है। आपने 1947 का जिक्र करा ना, तो 1947 का 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 1947 का इसलिए जिक्र करा गया कि एक लाइन आपको ड्रॉ करना, आप कहीं तो जाकर रुकेंगे। आप 1947 की जगह जब देश आजाद हुआ 1942 भी रख लेते, 1925 से पहले रख लेते, वो भी रख सकते थे। उस वक्त तो ये आरएसएस भी नहीं थी। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख बहुत अजीम है, हजारों साल पुरानी है, इसीलिए 1947 का लेकर के। और ये जो लाने की मंशा थी लोकसभा में, अभी अमितोष पारिक हमारे भाई बता, लोकसभा और राज्यसभा में जब बहस हो रही थी, मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि सुषमा स्वराज जो थी वो लोकसभा में मौजूद थी, अरुण जेटली साहब जो है राज्यसभा के अंदर मौजूद थे, बाकायदा डिबेट और चर्चा के दौरान क्या हुआ उस वक्त, देखिए मानने को तो आप नहीं मानेंगे तो कुछ भी आप कानून बना दीजिए, चीजें बनाए, जिसको नहीं मानना होगा वो नहीं मानेगा। लिखा हुआ लोग बदल देते हैं, नहीं मानते, मुकर जाते हैं, साइन करा हुआ। जैसे ही आप देखेंगे मथुरा के अंदर जो मस्जिद पे था एक समझौता हुआ हिंदू और मुसलमानों के बीच, अब कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो दूसरे हिंदू थे और उनसे कोई मतलब नहीं था और चीजें मानने को। आज फिर भी यही देश की जनता से देश की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, मैं जिसको कहता हूं लोकतंत्र के मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर, ये प्रॉमिस करा गया मुसलमानों से नहीं तमाम भारतीयों से कि कल को आप ये कह रहे हैं कि मंदिर है, कल को ये आकर कहा जाए कि ये जैन मंदिर था तो आप जैनियों को दे देंगे, कल बौद्ध मंदिर था आप दे देंगे, ये कैसे पता लगाएंगे सिर्फ हिंदू मंदिर था? क्योंकि हमारे देश में बहुत पुराना इतिहास जो है
वो बुद्धिस्ट करा हुआ और बुद्धिस्टों का कत्ल करके उन जहां कोई बुद्धिस्ट अच्छा। दिखता था राजा शशांक के दौर में तो उसकी गर्दन काट दिया जाता था। दुबे जी प्लीज 2 मिनट और दे दीजिएगा। अश्वनी दुबे जी प्लीज 2 मिनट और दीजिएगा प्लीज, माफी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट और दुबे जी प्लीज। ठीक है दुबे जी, अश्वनी दुबे सर बस 2 मिनट और। अमितोष जी प्लीज काउंटर कीजिए। बोलते हैं कि सिर्फ हिंदुओं की आस्था, बाकियों की आस्था नहीं दिखती, इसका भी जवाब दीजिएगा। हिमांशु, कितना हास्यजनक है, इस देश के अंदर में जब भी कोई हिंदू अपनी बात उठाता है, नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, एक पूरा तबका है जो उसका फंडामेंटल राइट पूरा क्वेश्चनेबल हो जाता है। आप देखिए कि वक्फ एक्ट लेके आए, आज हर जने की हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध की जब जमीन ले लेते हैं तब फंडामेंटल राइट नहीं दिखता। गवर्नमेंट लेके आते हैं, जब हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध एथनिक माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देते हैं, सुनिए सबने सुना, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते हैं तब फंडामेंटल राइट नहीं दिखता। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लाते हैं तब फंडामेंटल राइट नहीं दिखता। लेकिन देखिए, एक सत्येंद्र कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था और मैं चुनौती से कहता हूं कामरान मलिक और समीर जवाद इसको काउंटर करते हैं। इसमें साफ कहा हाईकोर्ट ने 100 साल पुराने कोई भी बिल्डिंग होगी वो मॉन्यूमेंट होगी और वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर होगी। तो आप बताइए ना, आप आर्टिकल 250 का वायलेशन कर देते हैं, आप आर्टिकल 13 का वायलेशन कर देते हैं, आप माननीय न्यायालय की वायलेशन कर देते हैं, तब आपके फंडामेंटल राइट सही हो जाते हैं। ओके, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अश्वनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अश्वनी दुबे जी हैं हमारे साथ में, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। एक पॉइंट ये अमितोष जी ने कहा कि 100 साल पुरानी कोई इमारत होगी तो मॉन्यूमेंट के तौर पर होगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं बतौर अधिवक्ता, हाँ बिल्कुल, बतौर अधिवक्ता मैं आपसे दुबे जी ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों लगता है यहां पर कि हिंदू पक्ष जो कह रहा है कि हाँ इसमें बदलाव होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, क्या उसके पीछे की वजह? देखिए, भारत के संविधान में जो लीगल बात है वो है कि व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, और कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान की बात करता है। और किसी भी ग्रीवेंस के रिडरेशनल के लिए भारत के संवैधानिक व्यवस्था में अदालत जाने का अधिकार होता है। लेकिन ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा ड्रकोनियन एक्ट है जो आम आदमी के अदालत जाने के अधिकार को रोकता है, नंबर 1। नंबर 2, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1.5 पन्ने का एक कानून है जिसमें 8 धाराएं हैं और हर कानून बनता है तो उसमें स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। नंबर 3, धार्मिक स्थानों को नियंत्रित करने का, उस पर नियम बनाने का अधिकार राज्यों को है, लेकिन एक सेंट्रल लेजिस्लेशन पास हुआ जो आम आदमी के जो राइट है अदालत जाने के उसको ट्रांसग्रेस करता है, उसको ऑफेंड करता है। नंबर 4, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 उपधारा 3 कहती है कि अगर कोई हिस्टोरिकल एंशिएंट मॉन्यूमेंट है और जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन एक्ट 1958 में कवर्ड होगा, उसमें क्या क्या कवर्ड होगा? पहला कवर्ड होगा 100 साल से पुरानी बिल्डिंग, दूसरा कवर्ड होगा आर्कियोलॉजिकल साइट, तीसरा कवर्ड होगा रिमेन्स कवर्ड बाय एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। अच्छा, तो ये जितने भी बिल्डिंग्स या जितनी भी हैं, चाहे संरक्षित इमारत हैं, चाहे पूजा स्थल हैं या चाहे प्रेयर स्थल, वो सब 100 साल से पुराने हैं। चौथा, 5वां, हिमांशु भाई, कोई भी कानून देश का रेट्रो लॉ में एक बात होती है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अच्छा, माने बाद में लागू होगा। हाँ, एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हाँ, पहले से। हाँ, देश का कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बन ही नहीं सकता है, यह संविधान कहता है। अच्छा, लेकिन ये जो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेकिंग पावर के बियॉन्ड बना और एक रेट्रोस्पेक्टिव डेट लाई गई और जो अदालतों में आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट ऑब्जेक्शन आया है, हाँ बताइए जवाद भाई। अश्वनी जी, जब अभी इसी अदालत ने, जब आपने जिस कानून को माना जिसका आधार जो है वो राम जन्मभूमि का मुद्दा था, उसी के अंदर ये कहा गया कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो फिर पूरा कानून क्यों नहीं मान रहा? बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? ओके, बस चलिए बता दीजिए, आज बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। कट टू कट।